हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जैसे कि मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब कुछ हमने देख लिया। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी रही है, दैट इज द न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज हम पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू खत्म कर देंगे। फिर जो बाकी रहेगा वो है न्यूमेरिकल्स, अपने एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर्स का और ओलंपियाड्स का। तो 4 लेक्चर में चैप्टर पूरा खत्म हो गया डिटेल्ड में। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में जितने लेक्चर लगेंगे 2-3 हम उसको खत्म कर देंगे। तो प्यार से देखिए, आराम से देखिए, अपनी किताबें निकालिए, लिखिए और शुरू हो जाइए। ठीक है। इस लॉ को मैं एक और नाम बोलता हूं, मैं नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। है ना। व्हाट इज कर्मा सर? कर्मा बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा ही बोलते हैं। अरे उसका मतलब, अरे ये लॉ है ना, इतना कॉमन है, मतलब सर सिखाए ना सिखाए, घर घर पे ही सबको पता चल रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। अरे मतलब सर आपने उसको चाटा मारा तो आपको भी हाथ में दर्द होगा, उस चाटे को जिस जिस जो जिस जिसको आपने चाटा मारा उसको भी दर्द होगा, तो दोनों को दर्द होगा सर। यही चीज है ना न्यूटन का थर्ड लॉ। आपने अगर उसके साथ बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा होगा। ठीक है, आप गलत नहीं है यहाँ पर, बट पूरी तरह सही भी नहीं हो। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो उसका ध्यान रखना है न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाई करने में। हम पूरा डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, पूरा डिटेल में देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके देखेंगे और थियोरेटिकल बातें भी समझ लेंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है, चलो पहले स्टेटमेंट देख लेता है। स्टेट नहीं सर, आप तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हो। अरे देंगे देंगे, सब देंगे। टू एवरी एक्शन, स्टेटमेंट ये बोलता है टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite, equal and opposite reaction। ठीक है। तो यहां पर जो कीवर्ड्स है ना उसको पहले हम मार्क कर लेते हैं। तो कीवर्ड्स आर एक्शन, ये हमारा कीवर्ड है। इक्वल, अपोजिट ये दूसरा कीवर्ड है और ये तीसरा है रिएक्शन। है ना। ये दोनों की साथ में ले लेता हूं, इक्वल, अपोजिट और होता है रिएक्शन। ये हमारे कीवर्ड्स है। ये ज्यादा, ये रेड मार्क मैंने क्यों किया, ये कीवर्ड्स है। ठीक है। चलो बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अरे देखो ये बोर्ड है, उसको मैं जोर से मारू, नहीं मारना चाहिए, प्यारा बोर्ड है, लिखेंगे कहां पर, ठीक है, पर लेट्स से जोर से मारू तो ये बोर्ड पे तो दर्द होगा, मेरे हाथ में भी दर्द होगा। अरे है ना। तो ये होता है एक्शन रिएक्शन। यार सर ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी, थोड़ा और मजेदार बोलते हैं, चलो ठीक है। अरे एक बलून है ना, प्यारा सा बलून, ये आपने नॉट मारी बलून को गंदी सी। बलून के अंदर क्या होगी? बलून के अंदर होगी एयर पार्टिकल्स। है ना। क्या होगा? एयर पार्टिकल्स। ये क्या हमारा? एयर पार्टिकल्स। ये हमारा बलून है। ठीक है। ना व्हाट इफ आई ओपन दिस नॉट, ये जो नॉट है हमारी, उसको मैं क्या कर देता हूं? ओपन कर लेता हूं। इफ आई ओपन दिस नॉट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये पूरी की पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। यस और नो? एयर विल कम आउट। एयर विल कम आउट। हवा बाहर निकली, देखो ये हवा बाहर निकली, ये हवा बाहर निकली, ये हवा बाहर निकली। आप खाली दिखेगी नहीं, अगर कलर्ड हवा होगी तो दिखेगी, तो हवा को कलर कर दिया तो दिखेगी ना, हवा बाहर निकल रही है। हवा बाहर निकल रही है तो प्रैक्टिकली तब आप ये जब करोगे प्रैक्टिकली तो क्या होगा पता है? हवा जब बाहर निकले, नीचे जा रही है, तो आपका ये बलून ऊपर जाएगा। बलून कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये सुनो, हवा नीचे जा रही है, बलून ऊपर जा रहा है। हवा नीचे जा रही, बलून ऊपर जा रहा है। मैं बता नहीं रहा हूं क्यों हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अरे मैं टेक्निकल एग्जांपल लूंगा ना यार, मैं थोड़ी ना वो चाटे वाला एग्जांपल लूंगा बार बार। वो तो घर पे कर ही लोगे। ये वाला टेक्निकल एग्जांपल्स लेना हमें, ताकि समझ में आए ना पूरा डिटेल में कि कहना क्या चाहता है, तो लोग कहना क्या चाहता है। चलो ठीक है। ये क्या है? हमारे प्यारे से स्टेप्स, है ना, सीढ़ियां, सीढ़ियों। ठीक है। और आप ये सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए, ठीक है, वन स्टेप
दिस। अब जोर से स्टेप रखना, ठीक। एक्चुअली आप स्टेप कहाँ रख रहे हो, सीढ़ी पे, पर आप जा कहाँ रहे हो, ऊपर। फिर यहां पर आया, स्टेप रखा, जाओगे कहाँ, ऊपर। स्टेप यहां रखा, जाओगे कहाँ, ऊपर। अरे वही तो होगा, नहीं? ठीक है सर, यही होगा। चलो एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो आप स्विमिंग करने जाओगे, पानी, ये क्या है, पानी। पानी में कौन, आप। आप क्या कर रहे हो, तैर रहे हो। अब पानी को धक्का मारते हुए, अरे पानी को धक्का मारोगे, ये पानी को आपने धक्का मारा और आप कहाँ चले गए, आगे। अरे ऐसा ही होता है ना, पानी को धक्का मारते स्विमिंग कर, अब पानी को धक्का मार रहे हो, पानी को बोलो पीछे जा, पर पानी पीछे जाता है और आप आगे चले जाते हो, है ना। एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले ले। एयर का, बलून का ले लिया, स्टेप्स का ले लिया, स्विमिंग का ले लिया, रॉकेट का भी ले सकते हैं ना, रॉकेट, प्यारा सा रॉकेट। ठीक है, जब रॉकेट में से क्या निकलती है, रॉकेट में से नीचे क्या निकल, आग। ठीक है, आग कहाँ गई, नीचे गई, और रॉकेट कहाँ जाता है, हमारा प्यारा सा, ऊपर जाता है। तो चलो, अरे रॉकेट तो ऊपर ही जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स है। अब उसको हम डिटेल्ड में समझते हैं, ताकि ये स्टेटमेंट को हम समझ पाए कि स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। अरे मुझे पता है, सबको पता है सर, एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, बट नहीं, यहाँ पर थोड़ी खत्म होता है। उसके तीन फंडामेंटल चीज है, उसको आपको समझना है, उसको आपको क्रैक करना है न्यूटन के थर्ड लॉ में। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट इज दिस, लेट्स गो फॉर द बलून वाला एग्जांपल, है ना, बलून वाला एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे बताओ, ये जो हवा बाहर निकली, अरे सबसे पहले आपने क्या किया, नॉट को ओपन किया। अरे नॉट थी ना, उसको आपने ओपन किया तो हवा बाहर निकली तभी। तो मेन बेसिकली हवा पहले निकली, उसको हम बोलते हैं एक्शन, क्योंकि यही तो हुई एक्शन। कहा हुई एक्शन, हवा बाहर निकली, दैट इज द एक्शन ऑन द एयर। एक्शन कहा हुई, ऑन एयर। अरे ये बलून नॉट खोल दी तो उसकी जो हवा निकली बाहर निकली, और वो जो बाहर एयर थी उस पर तो एक्शन करी, और जैसे ही एक्शन लगाई तो ऊपर चला गया बलून। अरे बलून अगर ऊपर गया तो कोई फोर्स लगेगी तभी जाएगा ना, मोशन क्यों चेंज करेगा, जब कोई नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, न्यूटन का सेकंड लॉ बोला, तो यहां पर ऊपर फोर्स लगी होगी। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। किस पे लगी, ऑन बलून। एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर। ठीक है, चलो अब देखते ही वाला, अभी भी, अभी रुको रुको रुको, ध्यान से सेकंड पे देखो। आपने स्टेप किया फीट पे, अरे आप नहीं दिखोगे, लेट से मेरा हाथ फीट है, आपने स्टेयर है, स्टेयर पर रखा है, तो रोड पे चल रहे हो, रोड पे रखा, रोड पे रखा, तो आप स्टेयर पे रख रहे हो मतलब एक्शन कर रहे हो। कहां पर एक्शन कर रहे हो, स्टेयर पे। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स ऑफ एक्शन। कहां पर, स्टेयर या रोड, जहां पर भी चल रहे हो। ठीक है, और इसकी वजह से आप ऊपर गए या आगे गए, ये एक्शन था, ये एक्शन था। अगर आप स्टेयर पे चल रहे हो तो एक्शन नीचे, और आप ऊपर जाओगे तो रिएक्शन कहाँ लगी, आप पे। ठीक है, ऑन यू। क्लियर, ठीक है, यहां पर ये बात एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं। अरे आपने पानी को धक्का मारा, पानी को धक्का, एक्शन माने जो सबसे पहली चीज हुई है, जो की गई, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा की गई है। रिएक्शन माने वो एक्शन के बाद आएगा, रिएक्शन कभी पहले नहीं आता है। चलो ठीक है, तो ये बताओ, एक्शन आपने की किस पे की, ऑन वाटर। ये आपकी एक्शन हो गई, किस पे हुई, वाटर पे हुई। अब रिएक्शन किस पे आई, आप पे। अरे आप तो आगे गए, ठीक है, ऑन यू। क्लियर। अब बताओ, इसमें एक्शन कहां पर हुई, इसमें एक्शन कहां पर हुई, एक्शन हुई डाउनवर्ड। अरे पहले आग ही लगा ना, रॉकेट, रॉकेट में ऐसे थोड़ी उड़ गया रॉकेट, फिर बोलिए आग लगी, लेकिन नहीं, पहले तो आग लगी ना, फिर रॉकेट उड़ेगा। तो एक्शन कहां लगी, नीचे। ये हमारा कौन सा फोर्स हुआ, एक्शन। कहां पर, नीचे, ड्यू टू, ड्यू टू फायर। किस पे हुई, एयर पार्टिकल्स, जो सराउंडिंग एयर थी। ठीक है, या तो नीचे सरफेस, जो भी। रिएक्शन कहां पर है, यहां पर। किस पे हुई रिएक्शन, रॉकेट पे, रॉकेट। रिएक्शन किस पे हुई, रॉकेट पे। न्यूटन का ये लॉ क्या आप कहना चाहता है, अरे न्यूटन का लॉ ये नहीं बोलता कि अगर ये होगा तो ये होगा। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया चीजों को, और उसने क्या कंक्लूड किया, तीन चीजें कंक्लूड की। ये, अरे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज की, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन।
जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। बट दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट। अगर एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर होगी, एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर। अगर एक्शन लेफ्ट में होगी तो रिएक्शन राइट में होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट, इसलिए माइनस साइन। या तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्या शो करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या शो करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एवरीबडी। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया नेक्स्ट? क्या ऑब्जर्व किया? नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अगर एक्शन एयर पे हुई तो रिएक्शन बलून पे हुई, एक्शन स्टेयर्स पे या रोड पे हुई, रिएक्शन आप पे हुई, एक्शन पानी पे हुई तो रिएक्शन आप पे हुई, एक्शन अगर ग्राउंड पे हुई तो रिएक्शन रॉकेट पे हुई। एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे लग ही नहीं सकता। अगर सोचो, अगर एक ही बॉडी पे लगता एक्शन भी और रिएक्शन भी, नेट फोर्स क्या हो जाता है बॉडी पे? जीरो। तो ऑब्जेक्ट कुछ मूव ही नहीं कर पाता, नेट फोर्स जीरो है तो एक्शन रिएक्शन सेम नहीं होता, अरे एक ही बॉडी पे नहीं एक्ट करता। तो एक्शन एंड reaction force acts on two different bodies। अरे दो दो अलग बॉडी पे एक्ट करेगा। अरे सोचो, एक हॉर्स कार्ट है, हॉर्स और पीछे कार्ट। आपने हॉर्स को बोला चल हॉर्स आगे जा, तो हॉर्स ने एक्शन कहां पर की? कार्ट पे की। तो कार्ट को एक्शन में क्या मिला? फोर्स मिला फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और आप अगर बोलोगे कि कार्ड भी एक रिएक्शन देगा, चलो मान लिया कार्ड भी एक रिएक्शन देगा, और अगर वो रिएक्शन भी कार्ट पे ही लगा तो नेट फोर्स कार्ट पे क्या हो जाएगी? जीरो। तो गाड़ी मूव ही नहीं होगी आगे। तो अगर ऐसा केस है तो गाड़ी तो मूव नहीं होनी चाहिए पर मूव होती है। उसका मतलब क्या? एक्शन हॉर्स ने किया कार्ट पे, पर रिएक्शन कार्ट ने किया हॉर्स पे। अरे अगर यहाँ आप खुद सोचो, आप घोड़े हो और यहाँ पर आपने लगा दिया और आप पीछे से जा रहे हो, पीछे लेके जा रहे हो, ऐसे तो आपको एक्शन कहाँ लगा रहे हो? वो कार्ट पे, और रिएक्शन आपके शोल्डर पे आ रहा है। सिंपल सी बात है ना? नहीं समझे? डायग्राम बनाओ, देखो आपकी बात कैसे समझ जाता हूँ। आपने बोला भी नहीं समझ गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। पहले तीसरा पॉइंट लिख लेते, फिर हॉर्स कार्ड वाला वापस बताता हूँ, मुझे पता है उसमें डाउट्स आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रिएक्शन कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू या लेस देन एक्शन। मतलब रिएक्शन कैन नेवर बी, रिएक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन एक्शन। अरे रिएक्शन आता ही एक्शन की वजह से है। रिएक्शन मतलब फोर्स, ये फोर्स की बात है। रिएक्शन मतलब फोर्स, रिएक्शन मतलब फोर्स। अरे रिएक्शन आता ही एक्शन की वजह से है, तो रिएक्शन बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक्शन 10 न्यूटन है तो रिएक्शन के भी मैक्सिमम 10 न्यूटन या लेस देन 10 न्यूटन, उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्शन का वजूद, उसका एग्जिस्टेंस ही एक्शन की वजह से है। और कैसे ज्यादा हो जाएगा? ये तो ये बात होगी, एक्शन बाप है, रिएक्शन बेटा है। अगर रिएक्शन बड़ा होगा तो मतलब बेटा बाप से बड़ा है, पॉसिबल है। अरे आप सोचो, सर टेक्निकली थोड़ा कराओगे, कराएंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टॉपिक में ज्यादा क्लियर होगा। फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे हम, सर कब पढ़ेंगे वो तो पता नहीं, पढ़ेंगे वो भी पढ़ लेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपकी? क्लियर एक्शन ये 3 पॉइंट बोलता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ अगर समअप करना तो मुझे क्या बोलना है? एवरी एक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन। मतलब दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, अगर 50 न्यूटन है भी 50 न्यूटन। हाँ, रिएक्शन लेस देन हो सकती है कोई केस में, पर मैक्सिमम उतनी ही होगी। ठीक है, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए हमने नेगेटिव साइन रख दी। दूसरी बात ये बोली कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे नहीं लगता, वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। ठीक है, और तीसरा, रिएक्शन कैन बी मैक्सिमम इक्वल्स टू एक्शन, पर रिएक्शन कभी बड़ा नहीं हो सकता एक्शन से। ठीक है, पर सर अगर मैं दीवार पे हाथ मारूं उस जोर से, तो दीवार पे फोर्स आप बोल रहे हो एक्शन लगी और मेरे हाथों पे रिएक्शन लगी, पर सर रिएक्शन ज्यादा होती है, मुझे तो दर्द ज्यादा होता है। अरे आपको दर्द ज्यादा होता है, दीवार को दर्द कम होता है। पहली बात तो दीवार को पूछा आपने, वॉल को पूछा कि दर्द कितना होता है? ठीक है, नहीं सर बट फील कर रहा हूँ, देखो दीवार में कुछ नहीं हो, मेरे हाथ पे टूट गया, तो रिएक्शन ज्यादा होगी ना? अरे ना बाबा, दोनों इक्वल हो सकती है मैक्सिमम, पर रिएक्शन ज्यादा कभी नहीं हो सकती। पर सर दर्द मुझे ज्यादा क्यों हुआ हाथों में? क्योंकि आपका हाथ का मटेरियल, दीवार का मटेरियल दोनों अलग अलग है।
कोई ज्यादा सहन कर सकता है, कोई कम। तो ये अलग बात हो गई ना, मटेरियल दोनों का सेम नहीं है, तब कैसे कंपेयर करोगे? ये बहुत सब्जेक्टिव चीज हो गई। अगर लेट्स से अगर 10 न्यूटन फोर्स से मैं दीवार को मारूं, और अगर खाली भी 10 न्यूटन फोर्स से दीवार को मारे, तो शायद मुझे दर्द ज्यादा होगा, खाली को कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है मेरे से। हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, हमें कंपेयर क्या करना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये चीजें सर पता है, ये छोटी छोटी प्यारी चीजें क्यों बोलते हो? क्योंकि मुझे पता है ना, बच्चे को जब ये शांत दिमाग से बैठते कभी कि समझ जाते कि हाँ ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, सर ने क्या समझा समझ, फिर सडनली क्लिक होता है, अरे यार ऐसा क्यों? फिर बोलते फिजिक्स बुरा है, फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा। फिजिक्स बहुत प्यारा है, आपने खाली फील नहीं किया उसको। आपने तो डायलॉग ही क्या है, पढ़ो तो दिल से, सीखो तो प्लीज है, वैसे ही करो। अरे बहुत इजी चीज है, उसको फील लेके करना ही पड़ेगा। फील लोगे, क्वेश्चंस करोगे, क्यूरियोसिटी आएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, डाउट होगा माइंड में। अरे जिसको अगर फिजिक्स पढ़ के डाउट ना आए तो उसने फिजिक्स ही नहीं पढ़ी, तो उसने प्योर रट्टा मारा है, या तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। जो फिजिक्स एक्चुअली में पढ़ते हैं उसको बहुत डाउट्स आते हैं, बहुत ब्रेन करना पड़ता है। चलो, ओके ओके ओके, ठीक है, डन 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 डन। कैन erase this beautiful, these are the examples, हाँ, एक्शन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स। एक और हॉर्स कार्ड वाला कर लेते हैं, चलो। हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म हो गया यहाँ पर, लॉ ऑफ कर्मा खत्म, लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, अगर जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जिंदगी में भी याद रखना ये चीज है। ठीक है, ना गलत करो ना गलत होने दो। चलो, ये काट, ये क्या है हमारा? प्यारा सा काट। और ये क्या हमारा? घोड़ा। कुचुक 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 कुचुक, कितना प्यारा घोड़ा। कितना प्यारा घोड़ा। अब घोड़े ने क्या किया? एक्शन लगाया किस पे? इसको खींचा, किसको खींचा? काट को। तो काट पे क्या लगी? एक्शन फोर्स लगी, है ना? एक्शन मतलब फोर्स ही लगी, एफ को लिखो या एक्शन लिखो, कुछ भी लिखो। ये किस पे लगी? काट। ठीक है, एक्शन कार्ड पे लगी। रिएक्शन कहां पर लगी? घोड़े के शोल्डर पे अगर लगाया बेल्ट, तो घोड़े के शोल्डर पे लगी कहा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज दी रिएक्शन। कहा? ऑन हॉर्स, उसके शोल्डर पे अगर बेल्ट है तो शोल्डर पे लगेगी। खुद सोचो, कुछ है ना, बोरी वोरी से नीचे लगा और आप उसको रस्सी से खींच के आगे जा रहे हो ऐसा, तो रस्सी से खींचोगे तो बोरी आगे जाएगी। क्यों? एक्शन आपने आगे लगाया और आपका शोल्डर से पीछे जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रिएक्शन पीछे लग रही है। तो दिस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकता है, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगी। क्लियर है? डन 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 डन। ओके ओके, कैन आई रेस, कैन आई रेस, कैन आई रेस? चलो ठीक है, आई होप इट्स डन, डन एंड डस्टेड, न्यूटन का बाबा का थर्ड लॉ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इन योर सिलेबस, इन योर सीबीएसई सिलेबस, आईसीएसई सिलेबस। ठीक है, आईसीएसई में थोड़ा एक दो टॉपिक्स आगे पीछे है, बट मोर और लेस इट इज सेम। तो यहाँ पर आज ये करने के बाद हमारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक खत्म हो जाएगा, और ये टॉपिक जो लास्ट बचा है, इतना मजेदार टॉपिक है, एंड ट्रस्ट मी, जो मैं देने वाला हूँ प्योर प्योर कॉन्सेप्ट, जो हर जगह वैलिड होगा उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो लेट्स गो एंड स्टडी दैट। कम हियर एवरीबॉडी अगेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, ये वर्ड नहीं लिखते बार बार, बट लिखना चाहिए। लीनियर मतलब वन डायमेंशनल, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं बार बार समझाऊंगी नहीं मोमेंटम क्या है, क्यों लाए। अगर वो जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। मोमेंटम का नोटेशन इस वेक्टर है, दैट इज वेक्टर पी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये क्यों ऐसा आया, ये ऐसा ही क्यों है, उसको लाए क्यों, जब एनर्जी थी, सब कुछ डिटेल में लास्ट लॉ में, लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप एवरीबॉडी इज राइटिंग, अपने नोट्स बना रहे हो। ठीक है, चलो, तो ये बता मोमेंटम क्या है, मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम इज नीदर क्रिएटेड, स्टेटमेंट इज दैट momentum is neither created nor it can be destroyed। अरे आप मोमेंटम को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय। सर कैसे? हम तो क्रिएट करेंगे, एक पत्थर लिया, पत्थर को ऐसे घूम फेंकेंगे, मास भी वेलोसिटी, मोमेंटम क्रिएट कर लिया। अरे आप मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात हो रही है। अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम है
जहां पर ऑलरेडी वो पत्थर है, जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जैसे कि आप पत्थर को उठा आगे फेंकते हो, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, वो बात नहीं हो रही है। अगर पत्थर अपने आप वो स्पेस में है तो उसका जो पहले मोमेंटम था उसके बाद भी सेम रहेगा। हाँ, अगर आप बीच में जाके वो पत्थर को उठाया के फेंकते हो तो बात नहीं हो रही है, फिर तो सिनेरियो अलग हो जाएगा। आपने क्रिएट मोमेंटम किया, जरूर किया है। तो ये जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाते हो तो एक प्यारी सी कंडीशन भी होती है, सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिस्टम इज अभी द सिस्टम इज आइसोलेटेड। अब सिस्टम क्या है सर, आइसोलेटेड क्या है सर, देखते चलो। सिस्टम का माने, सिस्टम माने जो ऑब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, जो ऑब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो वो है सिस्टम। और आइसोलेटेड का मतलब क्या, अरे आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, दुनिया से परे, दुनिया से कट हो गए, बहुत दूर चले गए, नहीं नहीं, आइसोलेट का मतलब दुनिया से परे, बट कैसे, दुनिया से नहीं, इसके लिए दुनिया क्या है, फोर्स, तो फोर्स से परे है। सो यहाँ पर नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल सिस्टम में शायद फोर्स हो सकती है, अंदर अंदर की फोर्स, पर टोटल नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, हमेशा 0। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 ही रहेगा पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, ठीक है। ये हमें मानना है। अगर ये कंडीशन मीट करती है तभी हम बोलेंगे मोमेंटम इज नीदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सर फील नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट लिख लिया, फील नहीं आ रहा है, सिस्टम इज आइसोलेटेड, वो भी समझा ले, फील नहीं आ रहा, चलो फील ले लेते हैं। फील लेने तो आता है क्लास में, ठीक है। ये क्या है हमारा रूम, ये रूम में कितने लोग हैं सर, 2, बंटी, बंटी का फ्रेंड चंटी, ठीक है, ये बंटी और चंटी, बंटी चंटी कर रहे बैठा रूम में। अब मैं बोल रहा हूं 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले दोनों रूम में थे, रूम में ना खिड़की है ना दरवाजा है ना कोई होल, ये बंटी चंटी बाहर निकले। अब मैं बोलता हूँ 1 घंटे बाद रूम में कितने लोग होंगे, तो बोले कि बंटी और चंटी। मोमेंटम इनिशियल हैज टू बी मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना मैं बंटी को पैदा कर सकता हूँ ना बंटी को मार सकता हूँ, रूम में जितने लोग होंगे उतने ही रहेंगे। यस और नो, यस और नो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड मोमेंटम इज कंजर्व, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर खिड़की हो गई और खिड़की से बंटी बाहर चला गया तो सिस्टम इज नॉन आइसोलेटेड, है ना, सिस्टम इज नॉन आइसोलेटेड। तो ये चीजें समझनी है, ये बहुत प्यारी कंडीशन, सिस्टम इज आइसोलेटेड। ओके, डन डन डन। चलो, आपके सिलेबस में है ये क्लियर हो गया, मोमेंटम इज नीदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इसकी वजह से मैं ये लिख सकता हूँ, देखो, अगर कोई सिस्टम इज आइसोलेटेड तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो कॉन्सेप्चुअली। अब थोड़ा मैथ्स में उतरता है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। व्हाट इज नेट फोर्स बाय सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। नो, मास इंटू, नो, मास इंटू एक्सेलरेशन कब होगा, जब मास कांस्टेंट, हमें क्या पता मास कांस्टेंट है, मास नहीं कांस्टेंट है। अरे अंदर सिस्टम प्ले भी कर रही है, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि बंटी और चंटी दूसरे को मार रहे, काट रहे, कुछ भी कर रहे, हमें क्या पता। मास शायद बंटी का कम हो जाए बिकॉज वो मार रहा है चंटी को, और चंटी मार भी खा रहा है, ऐसा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अंदर सिस्टम कुछ भी करे, सिस्टम के बाहर कुछ जाना नहीं चाहिए, सिस्टम के अंदर कुछ आना नहीं चाहिए, ये होती है आइसोलेटेड सिस्टम। तो नेट फोर्स 0 है, तो हमें पता नहीं मास का क्या है, तो ये नहीं लगा सकते नेट फोर्स। हमें क्या लगाना, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। यही तो है न्यूटन का सेकेंड लॉ, यही तो बोलता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। नहीं सर नहीं समझ में आया, अपना लेक्चर देखो, प्रीवियस लेक्चर देखो, तब समझ में आएगा। ओके, टी यहां पर चला गया, तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज 0। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज 0। इट मींस मोमेंटम फाइनल इज टू बी इक्वल्स टू मोमेंटम इनिशियल। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये याद रखना है, खाली याद भी नहीं रखना, फील कर लेना। ये होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। कब वैलिड होगा, सिस्टम क्या होगी, सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम इज, बस यही याद रखना है, कुछ भी नहीं। अरे याद भी कैसे रखोगे यार, ये बिल्कुल सिंपल बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम हैज टू बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अरे वो कैसे मैथमेटिक्स से भी लेके आ गए हम, अरे मैथमेटिक्स से भी तो लेके आ गए,
नहीं सर, हमारी बुक में तो डिराइव किया है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अरे वो रट्टा नहीं मारना है। आपको कैसे बताओ सर, डेरिवेशन भी दिया पूरे बॉल्स को लेके और पूरा, अरे वो भी मैं करवा दूंगा आपको। ट्रस्ट मी, इतना तो ट्रस्ट करोगे ना मुझ पे। वो सब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सर बुक्स में गलत दिया, गलत नहीं दिया है, पर सही भी नहीं दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर भी वैलिड है। क्योंकि हम ना मास को कांस्टेंट लेना कुछ भी, ये हर जगह वैलिड है, कब सिस्टम इज आइसोलेटेड हो तब। तो यहाँ पर मास की चिंता नहीं करनी किससे। अरे ये चीज को समझ लिया ना, कोई भी न्यूमेरिकल निकल जाएगा। याद रखना मेरी बात, इसको याद रखना। ओ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इसको याद रखना। याद भी मत रखना, फील कर लेना। ठीक है, ये होती है लॉ ऑफ लीनियर, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। चलो प्यारे बच्चों, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। डन डन डन, कैन आई रेज 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 रेज, जुबी डुबी डू, जुबी डुबी डू। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, आपकी किताब का जो एग्जाम्पल है, देखो ये वाला एग्जाम्पल है। ये दोस्ती नहीं नहीं, ये सिस्टम, ये क्या है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड क्या है, दो बॉल्स रखे हैं, है ना। एक बॉल है m1, इसका मास। दूसरा बॉल है m2, इनिशियल वेलोसिटी है u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। अरे मतलब बॉल ये ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे। जो सिस्टम में है वो मूव करता रहता है अपनी बॉल। तो m1 शायद वो बॉल ऐसे जा रहा है, ये u2 ऐसे जा रहा है। सर ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों नहीं, कुछ भी डायरेक्शन में डिफाइन कर ही नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट डिफाइनिंग एनी डायरेक्शन, तो खाली दिखाने के लिए बताया। मैं डायरेक्शन डिफाइन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूं, लेट्स से दे कोलाइड। अरे ऐसा हो सकता है ये स्टेशनरी है, जीरो वेलोसिटी पे है। अरे वेलोसिटी है ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है, और ये डायरेक्टली उसको जाके टकरा रहा है। तो ये जीरो हो सकता है, ये उसको टकरा रहा है, कुछ भी हो सकता है, u1 u2। डायरेक्शन भी मुझे पता नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब क्या है ये, लेट्स से बिफोर कोलिजन, लेट्स से यही सिस्टम, सिस्टम इज सेम, हाँ सिस्टम सेम है। अब दोनों टकरा गए। अरे दोनों टकरा गई, क्या m1, ये m2, ये टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं उसको बोलता हूँ v1 v2, शायद दोनों जीरो हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो। ये क्या हो गया, आफ्टर, ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब सिस्टम कैसा है बोलो। सिस्टम इज, सिस्टम इज आइसोलेटेड। उसका मतलब क्या, आई कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो नेट फोर्स एक्सटर्नल क्या होगी, 0 न्यूटन। इसमें आफ्टर कोलिजन भी नेट फोर्स क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी सर, टकराने के बाद तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, एक दूसरे पे नेट फोर्स आएगी। पर ये हमारा टोटल सिस्टम है, दोनों बॉल एक सिस्टम है हमारा, ये दोनों बॉल हमारा एक सिस्टम है। ये बॉल का नेट फोर्स 0 होगा, इस बॉल का टकराने के बाद भी नेट फोर्स 0 होगा। हाँ, अगर मैं बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊं तब सही सिस्टम बदल जाएगा, बट मैं वो नहीं कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो नेट फोर्स 0 ही रहेगा, टकराए या ना टकराए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी प्रूव कर लेंगे कैसे 0 होगा। चलो पहले ये देखिए, सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम आइसोलेटेड तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स 0 मतलब क्या, पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। पी फाइनल मतलब फाइनल मोमेंटम, किसका मोमेंटम, ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का, इज इक्वल्स टू पी इनिशियल, क्या, मोमेंटम ऑफ किसका, सिस्टम का। ठीक है, चलो बताओ फाइनल मोमेंटम क्या है सिस्टम का। सिस्टम में कितने बॉल है, दो बॉल है। एक का मोमेंटम मास m1, वेलोसिटी v1, एक का मास m2, वेलोसिटी v2। तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम कितना हुआ, m1 v1 प्लस सेकंड बॉल का वेलोसिटी, मास m2, वेलोसिटी v2। तो ये टोटल सिस्टम का हो गया मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1, m2 u2। तो टोटल मोमेंटम कितना, m1 u1 प्लस m2 u2। सर अगर u2 जीरो रहा तो जीरो रखेंगे, सर u1 नेगेटिव रहा तो नेगेटिव क्यों, अगर ऐसा गया u2 से तो एक को पॉजिटिव लेंगे, एक को नेगेटिव लेंगे। डायरेक्शन हम डिफाइन बाद में कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में ले लेंगे। ये क्या बन ये क्या बन गया, आपके बुक का इक्वेशन है ना, m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2। अगर लेट से यहाँ पर आपका मास m1 से m1 डैश हो जाता,
या m2 से मतलब चेंज हो जाता तो हम वो मास ले लेते हैं। अगर यहाँ पर मास अलग है तो यहाँ पर वो मास ले लेते हैं। तो देखो प्यारा, ये इक्वेशन का पावर देखो, आपको ये रट्टा थोड़ी मारना है m1u1 प्लस m2u2 खाली आपको ये समझ लेना है बस। इसको थोड़ी रट्टा मारना है, आपको खाली देखना है फाइनल मोमेंटम में कौन कौन है, इनिशियल मोमेंटम में कौन कौन था, फाइनल मोमेंटम में कौन कौन, सिस्टम में क्या क्या है, इनिशियल मोमेंटम में क्या क्या है। पर सिस्टम चेंज मत करना, 2 बॉल थे अब फाइनल में 3 बॉल आ गए ना, वो नहीं, 2 इनिशियल थे, दोनों फाइनल ही रहेंगे। हाँ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मास भी चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन को याद, अरे मेरे को ट्रस्ट करो यार, बस ये बस मत रट्टा मारना। सर ये इक्वेशन हमारी बुक में तो अलग तरीके से लेके आए थे। देखो मैंने कुछ भी डेरिवेशन नहीं किया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल किया। ये पूरा का पूरा मैं कैसे लेके आया, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। पर हमारी बुक में तो डिराइव किया है कुछ फोर्स लेके, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का लेके कर सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का लेके, मैंने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से लेके आया। अब थर्ड लॉ किससे भी लेके आ सकते हो, चलो डिराइव कर लेते हैं, लेट्स डिराइव। डन डन डन, कैन इरेज इरेज इरेज, टिक टिक टिक। आपकी बुक में क्या किया बच्चों, डिराइव किया है, और वो पर्टिकुलर केस के लिए आपने रट्टा मार लिया m1 u1 m2 u2, मत करो ये। वो कुछ भी होगा तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। चलो ठीक है, लेट्स से ये बॉल m1, ये बॉल m2, इसका वेलोसिटी u1, इसका वेलोसिटी u2, दिस इज इनिशियल सिस्टम है ना, इनिशियल मतलब बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। नाउ लेट्स से आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, इसका मास m1 रहता है, इसका मास m2 ही रहता है, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। देखो यहां पर हमें मास कांस्टेंट रखना पड़ेगा, m1 विल बी रिमेनिंग m1, m2 इज रिमेनिंग m2, तभी वो इक्वेशन लेके आ सकते हैं। अगर वो वाला मेथड यूज करेंगे तो कुछ भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम क्या लिखेंगे, m1 इज कांस्टेंट, m2 इज कांस्टेंट, वहां नहीं लिखा था, अगर चेंज भी तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहां पर फर्क पड़ जाएगा आपको, यहां बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेट्स टेक दिस इज आफ्टर कोलिजन, ओके, आफ्टर कोलिजन। नाउ ये बताओ, ये बॉल m1, ये m2, ठीक है, जब कोलाइड करेगा मतलब दूसरे को टक्कर मारेगा, तो m1 m2 को टक्कर मारेगा ये डायरेक्शन में f1। लेट्स से ये यहां टक्कर मारा, ऐसे जाके टक्कर मार, सर ऐसे ही क्यों मार रही है इसको टक्कर, अरे कुछ भी मार सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस पे फोर्स, अरे जब दोनों टच करेंगे एक दूसरे को तो ये इस पे फोर्स लगाएगा f1 यहां पर, ठीक है, किस पे लगा रहा है, f1 इज अ फोर्स ऑन m2। तो सिमिलरली m2 भी क्या करेगा, f1 पे m1 सॉरी m2 किस पे फोर्स लगाएगा, m1 पे, लेट्स से ये डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज f2। अरे दोनों टकराए तो ये इस पे फोर्स लगाया f1, ये इस पे फोर्स लगाया f2, ये शायद एक्शन हो गई तो ये रिएक्शन हो गई, या तो ये एक्शन ले लो तो इसको रिएक्शन, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज f1, चलो व्हाट इज f1, f1 क्या होगा, f1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन m2, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन mass m2 and this has to be net unbalanced force। अरे सर आप ही ने बोला सिस्टम आइसोलेटेड है तो फोर्स कैसे लगी, अरे ये अंदर फोर्स लग सकते हैं एक दूसरे पे, पर टोटल नेट फोर्स जीरो ही रहेगी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, अंदर फोर्स लगेगी और वो जीरो ही हो जाएगा। देखो ये दोनों फोर्स लगा रहे पर F1 इज इक्वल्स टू F2 और अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स अभी भी जीरो है, हम तो पर्टिकुलर F1 फाइंड करना चाहते हैं। चलो F1 क्या होगा, मास हमने कांस्टेंट ले लिया, आई कैन यूज m2a2। व्हाई m2a2, बिकॉज F1 फोर्स लग रहा है मास m2 पे, m2a2, ओके। व्हाट इज a2, चेंज इन वेलोसिटी, m2 की फाइनल वेलोसिटी क्या है v2, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2, कितने टाइम में चेंज हुआ, लेट्स से टाइम t। अरे व्हाट इज m2 मास, व्हाट इज m2 एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। चलो सिमिलरली हम f2 फाइंड कर लेते हैं, व्हाट इज f2, फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1, ठीक है, दैट विल बी m1a1, क्योंकि वो फोर्स f2 है पर मास m1 पे एक्ट कर रहा है, और ये क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज मास कांस्टेंट है। अरे लिख लिया, चलो ऊपर लिख लिया हमने, इसलिए m1a2 m1, अरे ma यूज करें बिकॉज मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम इनिशियल, जो हमने पहले देखा। ओके व्हाट इज मास m1, m1 ओनली बिकॉज कांस्टेंट। व्हाट इज a1, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v1, इनिशियल वेलोसिटी u1 अपॉन टाइम t। क्लियर, दोनों मिल गया, चलो ठीक है बढ़िया। अब हम क्या करें,
वी नो दैट एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. व्हाट इज एक्शन? तो कोई भी एक एक्शन ले लो तो दूसरा रिएक्शन बन जाएगा. जैसे दिस इज एक्शन, तो ये बन जाएगा m2 v2 माइनस u2 अपॉन टाइम t माइनस व्हाट इज दिस m1 v1 माइनस u1 अपॉन टाइम t. टी कैंसिल हो गया. दिस विल बिकम m2 v2 माइनस m2 u2. ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? लेट से माइनस m1 v1 और माइनस के साथ प्लस m1 u1. अब m1 v1 को यहां पर लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा? m2 v2 प्लस m1 v1 और इसको यहां पर लेके चले जाओ m1 u1 प्लस m2 u2. ये आपका इक्वेशन बन गया है ना. यही इक्वेशन चाहिए था ना. इस इक्वेशन वैलिड कब है? इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड एज वेल एज मास इज कांस्टेंट. तो क्या ये याद रखे ऐसे करके या वो मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट याद रखे? आप खुद ही बोलना सबसे बेटर तरीका क्या है. मोमेंटम को याद रखना. फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड. वो याद रखना. ये सब चीजें थोड़ी याद रखोगे, इक्वेशन थोड़ी ना याद रखोगे. ये कंडीशन क्या है इक्वेशन के लिए? याद रखना कंडीशन ये वाला और सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. ठीक है, अगर आप ये याद रखना चाहते हो तो. और मत रखना मेरे प्यारे बच्चों, मत रखना. डन डन डन. सो हियर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर. यहाँ पर हमने हर कोई कॉन्सेप्ट जो सीखना था एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, उनके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, हमने वो कवर कर लिया है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने बहुत डिटेल में ट्राई किया पढ़ाने का. प्योर कॉन्सेप्ट दिया है और जो चीजें बच्चे को माइंड में पोटेंशियली डाउट आ सकते थे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने वो सब चीजें क्लियर कर दी है. फिर भी अगर डाउट्स होंगे तो ऑब्वियसली आप कमेंट लिख सकते हो. मैं उस पर वापस एक अच्छी वीडियो बना के कर दूंगा. अभी मैं पूरी लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ. लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद जब मुझे रियलाइज होगा कि अब एग्जाम आ रहा है नजदीक और उनको रिवीजन करना है तो वो उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा, मतलब वन शॉट रिवीजन वाले. पर अभी नहीं, लेटर ऑन. अभी पूरी सीरीज चलेगी. पिक्चर अभी बाकी है, जाना नहीं है. अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अरे 2-3 इस पे, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम प्लस ओलंपियाड्स में पूरी सीरीज में पूरे एक लेक्चर्स में देखेंगे. पर आज इसके टॉपिक के 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. ठीक है, कैसा रहा? क्लियर, नीट एंड क्लीन, समझ में आ गया? वेरी गुड. कर दू. चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, देन विल एंड दिस लेक्चर. ओके, कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ जस्ट फॉर द न्यूमेरिकल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 1. तो आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा न्यूमेरिकल 1. ओके, न्यूमेरिकल 1 आपको दिख जाएगा. तो न्यूमेरिकल 1 इज सेइंग दैट अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ 6 किलोग्राम. क्या दिया है? मास ऑफ बुलेट दिया है, लेट्स से एमबी. कितना? 10 ग्राम. ओहो. इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 केजी. तो मास ऑफ गन दिया है कितना? 6 केजी with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. तो लेट से हमारी ये गन ऐसी कुछ होगी. इस फिगर में तो आपने देखा ही है, बट लेट से कुछ ऐसी गन है. ठीक है, मुझे बताओ गन और बुलेट कहाँ होगी उसके अंदर. अब मुझे बताओ मास दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है. तो पहले कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे हम? ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? मोमेंटम का. मास और वेलोसिटी से एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज मोमेंटम. सर काइनेटिक एनर्जी लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्यों नहीं लगाते हैं. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. हम ये मान लेंगे कि सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड. अब मुझे बताओ गन और बुलेट ये क्या बन गया? सिस्टम बन गया. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड. उसके बाद, अरे इनिशियल तो गन और बुलेट दोनों स्टेशनरी है ना, दोनों स्टेशनरी है. उसके बाद बुलेट फायर होती है. बुलेट क्या हो गई? फायर हो गई. तो बुलेट कितनी वेलोसिटी से फायर होगी? बताओ कितना दिया है? 300 मीटर पर सेकंड. 300 मीटर पर सेकंड. दे आर आस्किंग व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. अरे रिकॉइल का मतलब ये होता है बच्चों, ये आपने गन पकड़ी और आपने फायर की. ठीक है, लेट्स आपके पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव्स आर्मी में है, पुलिस ऑफिसर्स है, तो आपने देखा होगा. ठीक है, ये बुलेट, ये गन फायर की तो बुलेट आगे गई. और बुलेट का मास एक्चुअली बहुत कम होता है, इसलिए वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है.
ठीक है, ये आपकी एक्शन हो गई। एक्शन कहां पर हुई? बुलेट पे हुई। देखो एक्शन फोर्स कहां लगा? बुलेट पे। ये हमारा एक्शन फोर्स लगा, किस पे लगा? बुलेट पे लगा। तो एक्शन आई तो रिएक्शन आनी ही आनी है। अरे मैं एक चीज बात बोलना भूल गया, एक्शन रिएक्शन इज अ पैर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को दूसरा नाम दिया है एक्शन रिएक्शन, पैर वाला। मतलब कि एक फोर्स कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया था कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पैर। तो ये एक्शन फोर्स है, तो यहां पर एक आएगी दूसरी फोर्स, दैट इज दी रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये आपके आ गई रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन जब लगा पीछे तो आपकी गन थोड़ी पिस जाती है और आपका शोल्डर भी। वेन एवर यू फायर, तो आप देखना पुलिस ऑफिसर्स को देखो फायर करते हुए, जैसे फायर करेंगे ना तो उसका थोड़ा शोल्डर पीछे जाएगा। क्यों? बुलेट को उसने मोमेंटम आगे दिया है, तो थोड़ा मोमेंटम पीछे ही जाएगा। पर ऐसा नहीं कि 300 मीटर की सेकंड की स्पीड से बुलेट गई तो गन भी इतना स्पीड से जाएगा ना। गन का मास बहुत हाई होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। और ये जो पीछे वाली वेलोसिटी होती है, इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। चलो मान लो जो भी चीज ये डायरेक्शन में हो रही है, लेट्स से राइट साइड, इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे? नेगेटिव। प्लस एंड माइनस ओनली शोज द डायरेक्शन, ये आपको पता है। दे आर आस्किंग रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, वही पूछ रहे हो। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी? ये होती है रिकॉइल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, सिस्टम को हमने मान लिया आइसोलेटेड, कुछ दिया नहीं, तो लेट्स से सिस्टम इज आइसोलेटेड, है ना। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या लगाएंगे? मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोमेंटम का कॉन्सेप्ट? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सर m1v1 प्लस m2u2, ये वो फॉर्मूला मत लगाओ, वो भी लगाओगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों आया ये? सिस्टम इज सिस्टम इज आइसोलेटेड, उसका मतलब क्या? मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम क्या हमारा? कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या है? सिस्टम कौन है? गन और बुलेट। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे? इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या? बुलेट को ले लेते, फाइनल में गन को ले लेते। नहीं, इनिशियल मोमेंटम मतलब कौन है? गन और बुलेट बोथ आर सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम क्या, पहले लिख लो व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम में कौन है? सिस्टम में बुलेट भी है और गन भी है ना। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। फाइनल वेलोसिटी किसकी है? मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, ओके। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट? जीरो। गन का भी जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। व्हाट इज मास ऑफ बुलेट? 10 ग्राम, तो 10/1000 हमें केजी में फाइंड करना है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट? 300। ओके, व्हाट इज मास ऑफ गन? 6 kg। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ गन? वी डोंट नो। ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 यहां पर जाएगा, तो ये -3 हो गया। 6 वेलोसिटी ऑफ गन, तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो गई? -3/6। 3 2 6, -1/2 क्या बन जाएगा? -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो आंसर क्या है? माइनस आया। माइनस शो ये करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस में होगी। माइनस मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, वो पता ही है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन में होगी। सर आपने तो बोला था कि अगर हमने डायरेक्शन डिफाइन कर दी है तो फिर प्लस में आंसर। हमने डायरेक्शन कहाँ डिफाइन की? हाँ मैंने बोला वेलोसिटी यहां पर आएगी, पर फॉर्मूला में जब फॉर्मुलेट कर रहे थे हमने बोला कि हम कोई डायरेक्शन ले ही नहीं रहे। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये डायरेक्शन, नेगेटिव आएगा तो ये डायरेक्शन। ये यही कंडीशन में तुमने फॉर्मूला बनाई ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। यहां पर हमने डिफाइन थोड़ी किया वेलोसिटी ऐसे जा रही तो पॉजिटिव। हम यहां पर डिफाइन कर रहा हूं तो फिर पॉजिटिव में आना चाहिए, पर मैंने डिफाइन नहीं किया, तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा मैं इस हिसाब से ले लूंगा। क्लियर है? अरे क्योंकि मैंने फंडामेंटल फॉर्मूला में डिफाइन ही नहीं किया, मैंने डिफाइन ही थोड़ी किया यहाँ पर कि ये ऐसे जा रही इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। ये मैं सबको पॉजिटिव ले रहा हूँ, सबको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो जो आंसर आएगा वो मैथमेटिक्स से देख लेंगे हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट को मत भूलो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डन 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 डन। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। प्लीज पॉज इट, ट्राई बाय योर ओन, खुद से ट्राई करना, तब समझ में आएगा, तब मजा आएगा। डन। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड न्यूमेरिकल। क्या बोलता है सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा? प्यारा सा सेकेंड न्यूमेरिकल। अ कार ए ऑफ मास 1500 kg
ट्रैवलिंग है 25 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, अभी मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ताजा ताजा पड़ा है और उसके बाद उसी की न्यूमेरिकल्स करो तो आपको माइंड में वही m1 u1 प्लस m2 u2 या फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। और जब पूरा सिलेबस एक साथ आएगा तो थोड़ी पता लगेगा कि ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है या तो न्यूमेरिकल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करके करना है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना और न्यूमेरिकल्स रीड करते टाइम आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, कार ऑफ मास 1500 kg, तो जैसे ही रीड किया तो ma लिख लो। फिर आगे कोई भी टॉपिक हो, हमें क्या पता है, उसका डेटा लिख लेना, बार बार रीड करके डेटा नहीं लिखना है। ट्रैवलिंग है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अभी ट्रैवल कर रहा है ना, तो 25 मीटर पर सेकेंड है। कोलाइड्स विथ, कोलाइड्स आ गया, देखो क्या वर्ड है, देखो कोलाइड इज अ की वर्ड। कोलाइड्स आ गया, जैसे कोलाइड है तो अपने माइंड में लगा देना कि मोमेंटम लगेगा, यहाँ एनर्जी नहीं लग सकती, क्यों, एनर्जी में साउंड हीट सब आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो हमें मोमेंटम ही कंजर्व करवाना है। ओके, 25 मीटर पर सेकेंड विद अनदर कार ऑफ मास, कितना दिया मास, 1000 kg, 1000 kg दिया, ठीक है। ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी 20 हो गया। सर डायरेक्शन क्या होगी, हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कोई डायरेक्शन ले ही नहीं रहा हूँ, जो होगा वो मैथमेटिक्स ध्यान रख लेगा उसका। After collision of velocity of car becomes 20, find the velocity of car b, v भी हमें फाइंड करना है। सर पिक्चर में तो दिखा है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फर्क नहीं, अगर पिक्चर नहीं भी दिया, अगर आपको दिखेगा यहाँ दो कार दिख रही होगी ना, अगर पिक्चर में कार नहीं भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें डायरेक्शन डिफाइन करते ही नहीं है, डायरेक्शन मैथमेटिक्स अपने ध्यान रखेगा। अगर ये चीजें तुम्हें पता है, कौन सा कोलाइड वर्ड है, तुम्हें पता है क्या लगाना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्यों, सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड नहीं सर, हवा है उसके आसपास, एयर ड्रैग इज ऑल्सो देयर, कार इज गोइंग इन द रियल कंडीशन, पता है मुझे, एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर कुछ दिया नहीं तो मैं तो यही कंसिडर करूंगा ना, सिस्टम इज आइसोलेटेड, मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है उसका मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, यही तो हुआ। अगर कोई भी चीज कंजर्व्ड है उसका मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए। इनिशियल क्या है और यहाँ पर सिस्टम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिस्टम क्या है, सिस्टम कार ए और कार बी दोनों सिस्टम है, ऐसा मतलब इनिशियल मतलब कार ए ले लिया, फाइनल मतलब गलत हो जाएगा, दोनों क्या सिस्टम हमारा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ कार है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार है, मास ऑफ कार बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी। फाइनल मोमेंटम क्या हमारा, मास ऑफ कार है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार है, मास ऑफ कार बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी, ठीक है। एम ए कितना है 1500, व्हाट इज यू है 25, एम बी कितना है 1000, यू बी कितना है 15, इक्वल्स टू एम ए कितना है 1500, वी ए कितना है 20, एम बी कितना है 1000, वी बी कितना है नहीं पता। अरे सिंपल मैथमेटिक्स, अब तो मैथमेटिक्स है पूरा, ये पूरा मैथ्स अप्लाई करके कर लो, ठीक है, पूरा मैथ्स है। करूँ करूँ, चलो यार सर सब करो। 2500 इंटू 1500 क्या होगा, 25, 5 125, मल्टीप्लाई 3 5 3 15, 3 6 7 3 1 3, दिस 37500, ये क्या है 15,000, 30,000 प्लस 1000 वीवी, 1000 हर जगह से कैंसिल कर दे हम, कर दे 1000 1000 1000, और यहाँ पर 1000 कितना होगा, ओह 37.5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 37.5 प्लस 15 माइनस 30 इज वीबी, वीबी कितना बन गया, इसमें से 15 15 माइनस कर देंगे हम, तो कितना बन गया 22.5, वीबी कितना बन गया 22.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, आंसर इज 22.5, ठीक है। मैथ सही है ना, अरे देख लो एक बार, तो बोलेंगे सर आपने मैथ गलत कर दी, 37.5 माइनस 15, 5 वाला 5 रहेगा, ये 5 टू 2, 22.5 है करेक्ट। अरे कर लेना पड़ता, नहीं तो फिर बोलेंगे सर आपने मैथ्स गड़बड़ कर दी, हो जाती है छोटी छोटी मिस्टेक्स, ठीक है डन। ओके, लेट्स सॉल्व द लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट लास्ट फिनाले, एकदम लास्ट, इसके बाद नहीं करेंगे, खत्म, नहीं नहीं एनसीईआरटी करेंगे, एग्जाम क्लास करेंगे, ओलंपियाड्स करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट न्यूमेरिकल आज के चैप्टर का, आज के लेक्चर का।
एक्सक्यूज मी। ओके प्यारे बच्चों, पॉज करो, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, ट्राई करो। खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। वी नीड टू सॉल्व इट बाय आवर ओन। जब तक खाली कॉपी पेस्ट करेंगे तो वही फीड होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। खुद से ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल्स तो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे वो ब्रेनस्टॉर्म होंगे और वो स्ट्रांग होंगे। अब डाइजेस्ट कर पाओगे उसको कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ठीक है, लेक्चर प्रॉब्लम 3, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, कितना है? 10 ग्राम, moving with a velocity of 400 meter per seconds. Okay, तो let's say initial velocity of bullet is 400 मीटर पर सेकेंड। सर आपने लास्ट टाइम तो जीरो लिया था इनिशियल वेलोसिटी। अरे क्योंकि वो गन के अंदर था। अब इसने वैसा नहीं बोला गन के अंदर है, इसने बोला कि वो मूव कर रहा है, तो इनिशियली लूंगा ना, उसका फाइनल थोड़ी ना पता मुझे क्या होने वाला है। तो फिर gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 ग्राम। तो एक ब्लॉक है, अरे बुलेट भी ले लो ब्लॉक भी, तो चलो ब्लॉक को मैं बी के लेता हूँ। व्हाट इज मास ऑफ ब्लॉक? 900 ग्राम। तो आई जस्ट टेक 0.9 kg। वो रेस्ट पे है, देखो फ्रीली सस्पेंडेड ऐसा रखा हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ब्लॉक की? 0 मीटर पर सेकेंड। अरे एक बुलेट है ऐसे जा रही है, देखो ये बुलेट, ये हमारे क्या, अरे बुलेट बाइक नहीं, गोली। ये हमारा क्या है? बॉक्स या ब्लॉक। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रेस्ट पे। अभी बुलेट आके अंदर चली गई और उसको लेके जा रही है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक? मतलब हो क्या रहा है, ये बुलेट उसके अंदर, ये बिफोर कोलिजन है लेट्स से। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक। ठीक है, अब बुलेट उसके अंदर घुस गई ऐसा करके, और अब दोनों मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अरे पहले बता व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दिया है 400 मीटर सेकंड। ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो, क्योंकि वो ब्लॉक रेस्ट पे है। अब जब बुलेट उसके अंदर जाके दोनों मूव कर रहे हैं, तो बुलेट का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होगा, लेट्स से वी, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना यार। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, बुलेट? final velocity of bullet, let's say v, final velocity of block, what is that? That is v। क्यों? दोनों से हम दोनों साथ मूव कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। वो पूछे ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी क्या। अगर वो बुलेट का भी पूछते कि फाइनल वेलोसिटी क्या, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों सेम है, यहाँ पर सिस्टम क्या है? बुलेट और ब्लॉक। सिस्टम क्या मान लो? आइसोलेटेड मान लेते हैं, है ना, कुछ दिया नहीं तो आइसोलेटेड मान लो। सिस्टम क्या है यहाँ पर? सिस्टम क्या है यहाँ पर? सिस्टम इज आर बुलेट प्लस ब्लॉक। ठीक है, दोनों है, सिस्टम इज बुलेट प्लस ब्लॉक। तो मान लो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल। क्यों? सिस्टम क्या है हमारा? आइसोलेटेड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। फाइनल मोमेंटम कितना है? ये इनिशियल सिस्टम हो गया, ये फाइनल हो गया। mass of bullet, final velocity of bullet, mass of block, final velocity of block. What is mass of bullet? 10. Initial velocity of bullet 400. What is mass of block? 0.9. What is initial velocity? 0. What is mass of bullet? 10. ये 10 ग्राम है ना, डिवाइड बाय 1000 कर देना। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 बिकॉज वी वांट इन केजी, बिकॉज दिस इज इन केजी। ठीक है, ये 1000 कर दिया हमने। Okay, what is velocity of bullet? We don't know v. What is mass of block? 0.9. What is final velocity of block? v. बस यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट वो नहीं दिया, पर वो ये पूछा है, दोनों अननोन है, इसको वी भी लेते, इसको वी बी के ले लेंगे, तब इक्वेशन, एक इक्वेशन दो अननोन, कभी नहीं फाइंड होगा। तो आपने गलती क्या की, अगर ये वी ली है तो इसको भी हम क्या ले लेंगे? सेम, बिकॉज दोनों एक साथ जाएंगी ना, समझ रहे हो यार, है ना, दोनों साथ जाएंगी। ये कभी कभी बुलेट और ब्लॉक की जगह वो एक प्लेयर्स ले लेंगे कि एक प्लेयर आ रहा है ऐसे, दूसरा प्लेयर ऐसे जा रहा है, दोनों टकरा गए और दोनों साथ में मूव कर जाए। तो जब साथ में जा रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम ही होगा। ये कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलना। इस की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, ओके, ये वाला सेम वेलोसिटी क्या होगा? सेम वेलोसिटी। ठीक है, ओके, नाउ सॉल्व दिस। ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या 4 पॉइंट, ये तो 0 हो गया। 4 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? v बाई 100 प्लस 9v बाई या 90v बाई 100। इसको मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 100 बाई 100 कर दिया। वाई? बिकॉज यहाँ पर 100 है तो मुझे वो इजी हो जाएगा फाइंड करना। ठीक है, अब 90v प्लस v क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 4
91v अपॉन 100, 100 वहां चला गया, 400 बन गया 91v। ये क्या बन गया 91v इक्वल्स टू 400। तो v क्या हो गया 400/91 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर मिल गया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक दिस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिस ओनली। तो यहां पर खत्म होता है। आप कैलकुलेटर से कर लेना घर पे, ठीक है। 400/91। तो प्यारे मेरे बच्चों, यहाँ पर होता है समाप्त हमारे टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो हमारा एक और चैप्टर खत्म हो चुका है कॉन्सेप्चुअली। न्यूमेरिकल्स पूरे बाकी है, आएंगे पक्का आएंगे, सीरीज बनेगी न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी, न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्जाम्पलर्स, और उसके बाद ओलंपियाड भी लेके आएंगे अभी इसी सीरीज में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर साउंड, फिर ग्रेड 10, फिर ग्रेड 11 आईआईटी जेईई नीट, सब कुछ करेंगे। लॉन्ग जर्नी होगा, मैंने थोड़ी बोला कि शॉर्ट होगा, पूरा लंबा जर्नी चलेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मजे करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।